नमस्कार। कभी सोचा है, चाहे हम किराने का सामान खरीदें या कोई नया फोन, हम सब बाजार में एक ही भूमिका निभाते हैं, उपभोक्ता की। पर क्या हम सच में जानते हैं कि एक कंज्यूमर होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं? चलिए आज इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब जानना हम सभी के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो कहानी की शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये उपभोक्ता, ये कंज्यूमर होता कौन है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जितने भी अधिकार हैं ना, वो सब इसी एक परिभाषा से जुड़े हुए हैं। एकदम आसान शब्दों में कहें तो कोई भी इंसान जो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है या कोई सर्विस लेता है, वो एक उपभोक्ता है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि वो सामान आगे बेचने के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान में बेचने के लिए सामान खरीदता है तो वो उस लेनदेन में उपभोक्ता नहीं है। अब बाजार की असली तस्वीर देखिए। एक तरफ है विक्रेता, जिसके पास ज्यादा ताकत है, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी है और वो ऑर्गेनाइज्ड है। और दूसरी तरफ है हम, यानी उपभोक्ता, जो अक्सर अकेले होते हैं, हमारे पास जानकारी कम होती है और हम सबसे कमजोर कड़ी होते हैं। और ताकत का यही जो असंतुलन है ना, यही सारी दिक्कतों की जड़ है। और जब ताकत का पल्ला एक तरफ झुका हो तो अक्सर इसका नतीजा शोषण होता है। तो चलिए इस सेक्शन में देखते हैं कि बाजार में उपभोक्ताओं के साथ किस किस तरह से धोखा होता है और ये तरीके कितने आम हो चुके हैं। ये तरीके शायद आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, है ना? सामान कम तौल देना, खाने की चीज़ों में मिलावट कर देना या फिर झूठे वादे करने वाले विज्ञापन दिखाना। कई बार हमसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया जाता है जिसके बारे में बताया ही नहीं गया था। और सबसे खतरनाक, एक्सपायरी डेट निकल चुकी दवाएं बेच दी जाती हैं। ये सब सीधे सीधे उपभोक्ताओं का शोषण है। ये एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। सोचिए जरा, एक कंपनी अपने पाउडर दूध को मां के दूध से बेहतर बताकर बेच रही थी। ये सिर्फ एक झूठा दावा नहीं है, ये तो सीधे सीधे लोगों की सेहत और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, खासकर उन नए माता पिता के लिए जो अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतर चीज चाहते हैं। और ये उदाहरण तो और भी गंभीर है। ये दिखाता है कि कैसे जरूरी जानकारी छिपाना भी शोषण का ही एक रूप है। सोचिए, सालों तक सिगरेट कंपनियों ने ये बात छिपाई कि उनके प्रोडक्ट से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, बाजार हमेशा उपभोक्ता के भले के लिए काम नहीं करता। तो ठीक है, बाजार में इतना धोखा है ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? आखिर ये सुरक्षा इतनी जरूरी क्यों है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी वजहों को समझते हैं। देखिए, इसकी कुछ ठोस वजह हैं। पहली बात, उपभोक्ता पूरे देश में फैले हुए हैं। हम सब बिखरे हुए हैं, कोई संगठन नहीं है। जबकि सामान बनाने वाली कंपनियां गिनी चुनी हैं, बड़ी हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। दूसरी बात, बेचने वाले को हमेशा प्रोडक्ट के बारे में खरीदने वाले से ज्यादा पता होता है। और जैसा कि हमने भी देखा, विज्ञापन तो अक्सर हकीकत से कोसों दूर होते हैं। तो जो सबसे जरूरी बात है, जो क्रूशियल पॉइंट है, वो ये है, हमें ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि बाजार अपने आप ईमानदारी से काम करेगा। ऐसा नहीं होता। जब एक पक्ष के पास बहुत ज्यादा ताकत होती है तो यह स्वाभाविक है कि वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। और यहीं पर इसका हल सामने आता है, क्योंकि बाजार खुद को ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए उपभोक्ताओं को बचाने के लिए मजबूत नियमों और कानूनों की जरूरत पड़ती है। यही नियम कानून हैं जो बाजार को थोड़ा संतुलित करते हैं और ये पक्का करते हैं कि उपभोक्ताओं के साथ धोखा ना हो। क्रेता सावधान, ये लाइन शायद सुनने में आई हो। एक जमाना था जब बाजार का यही सबसे बड़ा बल्कि इकलौता नियम हुआ करता था। इसका मतलब सीधा था, अगर कोई चीज खरीदी है तो उसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी, सबकी सब जिम्मेदारी खरीदार की, बेचने वाले की कोई जवाबदेही नहीं। और बस यही वो सोच थी जिसे बदलना बहुत बहुत जरूरी था। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, 1960 के दशक में। उस वक्त भारतीय ग्राहकों के लिए बाजार कोई भरोसे की जगह नहीं थी। वो धोखे और अविश्वास का एक अड्डा बन चुका था। सच कहूं तो हालात बहुत ही मुश्किल थे। सोचिए, उस दौर में दिक्कतें क्या क्या थीं। खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत, जरूरी सामानों की जमाखोरी, मतलब लोग चीजें छिपा कर रख लेते थे ताकि दाम बढ़ें। खुलेआम कालाबाजारी होती थी। और सबसे खतरनाक, खाने की चीजों में मिलावट। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां आम इंसान बाजार में खुद को एकदम अकेला और ठगा हुआ महसूस करता था। और देखिए, ये कोई एक दो लोगों की परेशानी नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी थी जिसने लोगों के मन में बड़े पैमाने पर गुस्सा और असंतोष भर दिया था।
और इसी गुस्से की आग से एक बहुत बड़े बदलाव की चिंगारी जलने वाली थी। तो इसी निराशा और गुस्से के माहौल से एक आंदोलन ने जन्म लिया। लोगों का जो अकेलापन था, जो उनकी अपनी अपनी लड़ाई थी, वो अब एक संगठित, एक सामूहिक आवाज में बदल रही थी। चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आ गया। 1960 के दशक में जो गुस्सा लोगों में फैला हुआ था, वो 1970 के दशक तक आते आते संगठित उपभोक्ता समूहों की शक्ल लेने लगा और फिर 1985 में इस आंदोलन को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, जब यूनाइटेड नेशंस ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए बाकायदा गाइडलाइंस जारी की। ये एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर था। पर ये जो समूह बने थे, ये काम कैसे कर रहे थे? वो लेख लिख रहे थे, प्रदर्शनियां लगा रहे थे और लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैला रहे थे। उनका बस एक ही मकसद था, आम जनता को उनके हक के बारे में समझाना और सरकार पर दबाव बनाना कि वो कोई ठोस कदम उठाए। और ये जो आइडिया था ना, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा संगठन एक साथ आए। उन्होंने मिलकर कंज्यूमर्स इंटरनेशनल नाम का एक महासंघ बनाया। ये नंबर अपने आप में इस आंदोलन की ग्लोबल ताकत को दिखाता है। 100 से भी ज्यादा देशों में फैले इस नेटवर्क ने भारत के आंदोलन को एक बहुत मजबूत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ एक देश की नहीं रही थी, बल्कि ये एक वैश्विक आवाज बन चुकी थी। और फिर आता है वो साल जिसने भारत में सब कुछ बदल कर रख दिया, साल 1986। और इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ का नाम था कोपरा। ये एक ऐसा क्रांतिकारी कानून था जिसने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। कोपरा से जो बदलाव आया वो जबरदस्त था। एक तरफ थी क्रेता सावधान वाली लाचारगी और दूसरी तरफ अधिकारों को मिला कानूनी कवच। जहां पहले कोई कानूनी सुरक्षा ही नहीं थी, अब वहां एक आसान, सस्ता और तेजी से इंसाफ देने वाला सिस्टम खड़ा हो गया था। तो ये COPRA असल में है क्या? इसका पूरा नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये एक ऐतिहासिक कानून था जिसने भारत में पहली बार उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा और एक अलग न्याय प्रणाली की नींव रखी। और इस कानून का महत्व इतना ज्यादा है कि इसके सम्मान में हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें उस ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। देखिए, दुनिया तो बदलती रहती है और कानून को भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। तो अब हम आते हैं आज के डिजिटल दौर में और देखते हैं कि 2019 में इस कानून को नई चुनौतियों के लिए कैसे तैयार किया गया। उपभोक्ता अधिकारों की ये लड़ाई सिर्फ इतिहास के किताब का कोई चैप्टर नहीं है। ये एक जिंदा सिस्टम है जो नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को ढालता है। ई-कॉमर्स और बदलती अर्थव्यवस्था के ज़माने में 2019 का ये संशोधन बहुत ज़रूरी हो गया था। तो 2019 के इस अपडेट में नया क्या था? सबसे ज़रूरी बात, ऑनलाइन खरीदारी को साफ साफ कानून के दायरे में लाया गया। दूसरा, अब जिम्मेदारी सिर्फ बेचने वाले की नहीं, बल्कि सामान बनाने वाले यानी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर की भी होगी। तीसरा, नियमों को पहले से ज़्यादा सख्त बनाया गया, जिसमें जुर्माना और यहाँ तक कि जेल का भी प्रावधान है। और चौथा, विवादों को जल्दी से सुलझाने के लिए मध्यस्थता यानी मीडिएशन को बढ़ावा। और यही तो बात है, हमारे पास जितनी हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पावर है। कानून कंज्यूमर्स के साथ खड़ा है। इंडिया में एक बहुत ही मजबूत सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पावर असल में है क्या। तो सॉल्यूशन पर जाने से पहले चलिए पहले उस प्रॉब्लम को ठीक से समझते हैं जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। देखिए, ये सिर्फ खराब प्रोडक्ट की बात नहीं है, ये उस फीलिंग की बात है जब लगता है कि अरे अब हम क्या ही कर सकते हैं। कोई दुकानदार हो जो MRP से ज्यादा पैसे मांग रहा हो, या कोई एकदम नया गैजेट जो पहले दिन बंद पड़ जाए, ये सब बातें बहुत कॉमन हैं। पर यहीं पर, ठीक इसी पॉइंट पर हमारे कंज्यूमर राइट्स काम आते हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हमारे पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे कोपरा भी कहते हैं। समझिए कि ये एक ढाल की तरह है, एक शील्ड, और ये शील्ड बनी है 6 बहुत ही पावरफुल राइट्स से। जी हाँ, पूरे 6। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हर कंज्यूमर को मार्केट में होने वाली अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाते हैं, और इन्हें जानना ही एक आम खरीदार को एक इन्फॉर्म्ड और पावरफुल कंज्यूमर बना देता है। ये रहे वो 6 अधिकार एक साथ।
राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू रिप्रेजेंटेशन और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए कि इनका असल में हमारे लिए मतलब क्या है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, राइट टू सेफ्टी, मतलब हमें उन चीजों से सुरक्षित रहने का हक है जो हमारी जान या प्रॉपर्टी के लिए खतरनाक हो सकती हैं। सोचिए, एक प्रेशर कुकर जो फट सकता है, या कोई डिफेक्टिव एलपीजी सिलेंडर, या फिर एक्सपायर्ड दवाइयाँ। ये अधिकार पक्का करता है कि मार्केट में जो भी बिक रहा है वो इस्तेमाल करने के लिए सेफ हो। इसके बाद आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब जानकारी का अधिकार। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है। हमें ये जानने का पूरा हक है कि हम खरीद क्या रहे हैं। कानून ये कहता है कि हर प्रोडक्ट के पैकेट पर सब कुछ साफ साफ लिखा होना चाहिए। उसमें क्या क्या डाला गया है, उसकी कीमत क्या है यानी एमआरपी, वो कब बना और कब एक्सपायर होगा, कोई छुपी हुई बात नहीं, सब कुछ सामने। ये वाला बहुत जरूरी है, राइट टू चॉइस, मतलब अपनी पसंद का अधिकार। कोई भी हमें कुछ ऐसा खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता जो हम नहीं चाहते। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है वो गैस एजेंसी वाला केस, जब नया कनेक्शन लेने पर वो कहते हैं कि चूल्हा भी हम ही से खरीदो। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। पावर हमारे हाथ में है कि हम क्या खरीदना चाहते हैं। तो बात यह है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या, तो हमारे पास न्याय पाने का अधिकार है। इसे कहते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी खराब प्रोडक्ट से हमें कोई नुकसान होता है, चाहे पैसों का हो या फिजिकल, तो हम मुआवजे का दावा कर सकते हैं। रेजी मैथ्यू का केस इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां एक हॉस्पिटल को मेडिकल लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें मुआवजा देना पड़ा। और न्याय की इस लड़ाई में कोई अकेला नहीं है। हमें कंज्यूमर कोर्ट्स में अपनी बात रखने का पूरा हक है। कोई भी अकेले केस फाइल कर सकता है, या अगर कई लोग एक ही प्रॉब्लम से परेशान हैं तो एक ग्रुप बनकर भी केस किया जा सकता है। हर आवाज की कीमत है और उसे सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। और आखिरी, लेकिन शायद सबसे जरूरी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब हमें इन सभी अधिकारों के बारे में जानने का हक है। ये सरकार और दूसरी एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो मीडिया कैंपेन्स, पोस्टर्स और स्कूल के जरिए ये जानकारी सब तक पहुंचाएं, क्योंकि असली पावर तो जानकारी से ही आती है ना। ठीक है, तो अब हम ये राइट्स तो जान गए, पर सवाल ये है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए अब इसके प्रोसेस को समझते हैं। कोपरा ने न्याय पाने के लिए एक बहुत ही सीधा सा 3 लेवल का सिस्टम बनाया है। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। हम अपनी शिकायत की वैल्यू के हिसाब से एक लेवल से शुरू करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो ऊपर अपील कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि न्याय पाना सबके लिए आसान हो। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। ज्यादातर जो आम शिकायतें होती हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए तक की, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शुरू होती हैं। उससे बड़े क्लेम्स के लिए मामला स्टेट या नेशनल कमीशन में जाता है। मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर्ड रास्ता है जो कंफ्यूजन को खत्म करता है और न्याय की राह को आसान बनाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ नियम कानून जानने की बात नहीं है, ये अपने सोचने का तरीका बदलने के बारे में है। जब एक कंज्यूमर अपने राइट्स को जानता है तो बाजार में एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ जाता है। वो सवाल पूछता है, वो लेबल चेक करता है, और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसे पता होता है कि अब क्या करना है। वो सिर्फ एक खरीदार नहीं रह जाता, वो एक ताकत बन जाता है। और यही सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। ये जानकारी सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये इस्तेमाल करने के लिए है। अगली बार जब भी कोई कुछ खरीदारी करने जाए तो इन अधिकारों को याद रखें। यही चीज मार्केट को हम सबके लिए एक बेहतर और ज्यादा फेयर जगह बना सकती है।